Okay student, today I will discuss with all of you current and electricity part. Current and electricity. Current and electricity. In the previous classes I have discussed with all of you what is the resistance. So according to Ohm's law, we have stated that, means the Ohm's law, what said that? Ohm's law क्या कहता है कि V is directly proportional to I, means the potential difference across any conductor is directly proportional to the current flowing in any conductor. ठीक है, तो जो आपका V होता है, V means potential difference किसी भी कंडक्टर के क्रॉस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका करंट I के. तो V is directly proportional to I and we'll remove that proportionality sign by a constant, and that constant is known as the resistance of a conductor. So this constant is known as resistance of a conductor, that we can say. So what is resistance of a conductor? The resistance of a conductor is the property of the conductor which opposes the flow of current flowing in that conductor. ठीक है, तो resistance क्या होता है? एक property होता है. It is a property, एक गुण है किसी भी substance का. It is a property of a substance. या कंडक्टर भी बोल सकते हैं जिसमें करंट फ्लो होगा. तो वी कैन से दैट कंडक्टर ऑन विच या प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस और कंडक्टर विच opposes the flow of current, क्लियर है सबको? एक प्रॉपर्टी होता है आपका सब्सटेंस का जो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है. जैसे हमने देखा था, सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने बनाया था, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और ये आपका था बैटरी. तो बैटरी किसको बोलते हैं? व्हाट इज नोन एज बैटरी? बैटरी मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स. So we can say that battery is what? Combination of two or more cells. तो एक सेल क्या होता है आपका? एक सेल. आप देखो करंट सेल के थ्रू जो है वो सेल में क्या होता है? डीसी, डायरेक्ट करंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट. आई विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू, डीसी एज वेल एज एसी. ठीक है, तो बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है टू सेल्स का, टू और मोर सेल्स का. तभी हम उसको बोलते हैं कि वो एक बैटरी बना रहा है. देखो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल. तो जो करंट फ्लो होता है वो आपका कैसे होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो करंट का डायरेक्शन ये होगा. करंट को मेजर करने के लिए आपको बताया था एमीटर. एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है जी? एमीटर जो होता है वो आपका लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस वायर. ठीक है, तो दिस इज नोन एज लो रेजिस्टेंस वायर. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? दिस इज नोन एज एमीटर इज लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, आपका लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है. आपको समझ में आ रहा है? जस्ट आया. अच्छा, अभी आया है. तो आपको ये चीज देखो, आप मेजर जब करंट कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट इसको बोलते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट मींस एक क्लोज्ड और कंटीन्यूअस पाथ. जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, प्लग की इसमें होता है ना, और क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस पाथ मींस व्हाट? जैसे आपने स्विच को ऑन किया और स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हो गया. ये कैसा पाथ बना है? स्विच जब आप ऑन करेंगे तो क्लोज्ड पाथ हो गया. तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है. क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो दिस वी कैन से दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. तो दिस इज नोन एज क्लोज्ड सर्किट. तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सर्किट कैसा है? क्लोज्ड है. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो क्लोज्ड सर्किट है. दैट मींस दैट कि क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होगा. तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे एग्जाम में, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप आंसर नहीं दे पाते उसका. पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी. करंट की तरफ फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. ठीक है, अब देखो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, यानी हम लोग मानते हैं हेंस जो भी एम्पियर ने दिया था करंट के बारे में एक्सप्लेनेशन, तो उस समय जो है नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी नहीं हुई थी. तो पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे हम लोग करंट के
फ्लो के डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे थे। तो पॉजिटिव चार्ज जो है एक्चुअल में, पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें, क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट क्यों फ्लो होता है? why the current flow in this electric circuit? What is the reason? Can you explain me? तो the reason behind this is, इसके पीछे क्या रीजन है? करंट क्यों फ्लो होता है? इसलिए कि इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर बताया था हम आपको, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में पिछले क्लास में आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप टैंक रखते हैं, टैंक हम हमेशा ऊपर रखते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे, क्यों? वाई? इसलिए कि, और टैप हमेशा आपका नल कहाँ रहता है? नीचे। तो एक क्या होता है, एलिवेशन डिफरेंस होता है। तो वहां से प्रेशर क्या होता है, जब हाई ऑल्टीट्यूड पे रखेंगे तो वाटर में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वही तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर हम टैप के थ्रू वाटर क्या करता है, रन करता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? तो ग्रेविटेशनल कहीं ना कहीं क्या है, डिफरेंस है। तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। आप इस चीज को समझिए थोड़ा सा डीपली, ठीक है, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मींस जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो अर्थ क्या करेगी, उसके ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। तो जैसे ही हम जितना ऊपर ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज इक्वल टू mgh, जिसको बोलते हैं मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो mgh जो स्टोर हुआ वही अब फिर आपका वहां से हाई ऑल्टीट्यूड से क्या होगा, नीचे रन करेगा, किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², ऑल ऑफ यू नो। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो रन करेगा, मतलब यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वी नो दैट कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी पार्ट या एनी फॉर्म। आप बोल सकते हैं कभी भी वो नहीं क्रिएट किया जा सकता है, कभी हम नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कुड बी पॉसिबल, केवल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है एनर्जी का, ठीक है। मतलब हम एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बैटरी में क्या है, केमिकल एनर्जी है। बैटरी हम कैसे बनाते हैं, केमिकल सब्सटेंस का मिक्सअप करके। तो देखो यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो बैटरी में स्टोर है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बल्ब को ग्लो करा रही है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नहीं और नॉट? तो केमिकल एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये आपका जो है वो केमिकल एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ से अगर सेल की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है सेल में क्या होता है, सेल में केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो बैटरी जो है वो बैटरी से केमिकल एनर्जी मीट होता है और केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट वी कैन से दैट कि बैटरी से केमिकल एनर्जी किसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर हम नेगेटिव चार्ज की मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां तक फ्लो होंगे, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मींस लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन्स। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स आपका हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज flows from lower potential to higher potential, तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो आपका फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो आपका लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। तो दिस इज अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अमीटर। अमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, क्लियर है। अब इसको किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में ऐड करते हैं, सीरीज में। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? वोल्टमीटर के बारे में बताया था। वोल्टमीटर क्या होता है आपका, हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। वो मेजर करता है वोल्टेज, जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है
सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वो हमेशा सर्किट में पैरेलल में ऐड होता है, ठीक है। अब देखो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यू विल सी रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन क्लियर है। तो R is directly proportional to rho into L upon A. R is directly proportional to rho into L upon A. Rho into L upon A. L is the length of the wire. A is the area of cross section. Rho is the resistivity. Rho is the what? Resistivity. Rho is the resistivity of a material. तो R जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ के, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के आपको क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? तो देखो अगर रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, मतलब लेंथ ऑफ वायर को अगर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो वी इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, इफ लेंथ इंक्रीजेस, तो ये इंक्रीजेस का साइन हम आपको इस तरह से बना रहे हैं। लेंथ इंक्रीजेस देन रेसिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। रेसिस्टेंस इंक्रीज, अगर लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? यहाँ से भी क्वेश्चन आया हो रेसिस्टेंस। तो इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज देन इन दैट केस रेसिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। तो उस केस में क्या होगा? रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है? अगर किसी भी वायर का हम लेंथ बढ़ाते हैं तो उस केस में रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर बाकी सब प्रोवाइडेड दैट ऑल द थिंग इज कांस्टेंट, जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कांस्टेंट है, केवल लेंथ हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मींस अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम क्या कर रहे हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा वी कैन से कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वुड इंक्रीज, ठीक है। तो दिस इज वी कैन से दैट कि आपका R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट नंबर पॉइंट, दिस इज योर सेकंड नंबर पॉइंट एंड थर्ड नंबर पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के, ये अभी एनटीपीसी के कोई एग्जाम में जो है 8 या 9 जनवरी को आया था ये क्वेश्चन कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस अगर आप बढ़ाते हो, मतलब सॉरी उल्टा बोलते हैं आपको, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो मीन्स टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो उस केस में वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। वी कैन से दैट if the temperature of a wire, if the temperature of a wire is increased, in that case resistance would also increase. इस केस में रेसिस्टेंस क्या होगा? रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? समझ में आया सबको? तो रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा? वायर का बढ़ जाएगा। समझ में आया सबको? फोर्थ नंबर पॉइंट, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, तो नेचर ऑफ द मटेरियल यू कैन से दैट कि रेसिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका वो कंडक्टर है कि सेमी कंडक्टर है कि इंसुलेटर, अगर इंसुलेटर होगा तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। सेमी कंडक्टर होगा तो कम रेसिस्टेंस होगा, मींस मूवेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मूवमेंट होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। सेमी कंडक्टर का तो इनवर्सली होता है टेम्परेचर के। सेमी कंडक्टर का क्या रेजिस्टेंस होता है सर? इनवर्सली होता है टेम्परेचर। इनवर्सली होता है टेम्परेचर के। हाँ वो एक्सेप्शनल केस है आपका, वो हम डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है। तो नेचर ऐसे आपका रेसिस्टेंस वायर का उसमें कुछ नहीं पूछा गया, आपको वायर का पूछ रहा है। वायर मींस कंडक्टर होगा मान के, ठीक है। सेमी कंडक्टर का नहीं पूछा जा रहा है। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर, ठीक है। यहाँ पे वायर का हम केस ले रहे हैं। यहाँ पे ये सब केसेस जो हम ले रहे हैं कंडक्टर का, देखो लिखा हुआ है टॉपिक में, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो कंडक्टर है, कंडक्टर मींस
जिसमें इजिली जो है वो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इजिली मींस मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करंट कैसे फ्लो होता है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। तो आपको बता दिए रेसिस्टिविटी होता है ये आपका R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है, रो इंटू एल अपॉन ए। और रो आपका होता है रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर में, ठीक है। और नेचर ऑफ द मटेरियल, अब कंडक्टर में जो है कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे देखते हैं। लिख लिया सब लोगों ने? तो रेसिस्टिविटी भी सेम है, रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो रेसिस्टिविटी, यू कैन से दैट रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, ए नंबर हो जाएगा आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द temperature, no, it is not dependent on temperature. We can say that nature of the material, nature of the material. Resistivity of a conductor depends on the nature of the material, ठीक है। मटेरियल कैसा है, एलॉय है, ठीक है, या मेटल है या नॉन मेटल है, तो उसको हम लोग देखेंगे उसमें कि मेटल की जो है ज़्यादा होती है रेसिस्टिविटी या एलॉय की होती है, ये सब रेसिस्टिविटी का हम ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। समझ में आया सबको? तो रेसिस्टिविटी जो है वो एक ही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल। टेम्परेचर के ऊपर स्लाइटली जो है डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंड नहीं करता, स्लाइटली वेरी करता है रेसिस्टिविटी। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, अगर एक से ज्यादा रेसिस्टर्स होंगे और दोनों एक साथ जो है वो सर्किट में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सीरीज में बोलते हैं। तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें देख लेंगे करंट जो है वो क्या क्या होता है, करंट सीरीज में कैसे होगा, ठीक है, फ्लो करेगा। उसके बाद जो है वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है ऐसे, करंट डिवाइड होता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। जिसमें देखो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन रेसिस्टेंस आपको देखो, R1, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, दिस इज गिवन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में कभी कभी आपको आ जाता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा इसमें तीन रेसिस्टेंस जो है वो आपको इस तरह से क्या है, कनेक्टेड है, तो तीनों रेसिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। देखो R1 और R2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। R1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा, R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा। तो आप देख सकते हो इन द सीरीज वी कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रेसिस्टर्स विल बी डिफरेंट। उस केस में डिफरेंट होगा, लेकिन ये किसके इक्वल होगा, दोनों तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आपका V के इक्वल होगा। सबको समझ में आ रहा है? तो देखो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V2 एंड इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V3। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो V जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। यानी जो है अगर सीरीज में बोले तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। सीरीज में आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। I क्या है आपका करंट, R इज द रेसिस्टेंस, तो वी कैन राइट डाउन V इज इक्वल टू, इसका मान लेते हैं रेसिस्टेंस R है, तो IR इज इक्वल टू, तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका बैटरी का भी तो अपना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो V इज इक्वल टू V1 क्या हो जाएगा आपका I इंटू R1। अब देखो I, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा अक्रॉस द सर्किट वो क्या होता है आपका, सेम होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट जो होता है वो सेम होता है, करंट इज सेम अक्रॉस द सर्किट,
that you need to understand. Across the circuit the current is same. तो करंट यहाँ पे आपका सेम होता है across the circuit in a series combination. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपका करंट across the circuit will be same. तो I आपका फ्लो कर रहा है from the positive terminal to the negative terminal of a battery, from higher potential to lower potential. This point is clear ना. तो V1, V2, V3, तो V is equal to V1 plus V2 plus V3, तो I R equivalent is equal to I into R1 plus I into R2 plus I into R3. तो I और I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R equivalent हो जाएगा R1 plus R2 plus R3. तो कभी भी आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए सीरीज में कोई तीन रेसिस्टेंस दिए जाए और उसका पूछ ले आपका कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो उस केस में क्या करेंगे आप, तीनों रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा इन सीरीज. क्लियर है पॉइंट. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आपको यहीं से आते हैं कि इन सीरीज सर्किट या सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट अक्रॉस द सर्किट इज डिफरेंट या सेम, ऐसे भी पूछा जाता है. ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका इस तरह से होगा. दिस इज योर R1, this is your R2 and this is your R3. This is your R3. Clear? R1, R2 and R3. This point is clear to all of you or not? This is R1, R2 and R3. तो ये प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ से आपका करंट जो है सेम एज फ्लो होगा. तो करंट जब फ्लो होगा तो यहाँ पे करंट क्या होगा, करंट डिवाइड होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा I1, I2 and I3. दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट. तो यहाँ पे करंट का इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट टेक्स प्लेस. तो करंट का आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. क्लियर है सबको. तो करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या सेम होगा, पैरेलल में क्या होता है शेप, R1, R2 और R3 तीनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका सेम होगा. तो ये आपका कितना हो जाएगा, तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, V. क्लियर है सबको. तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होगा. कोई भी थ्री रेसिस्टर्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है in an electric circuit, in that case the potential difference across three resistors will be same. पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. समझ में आया. पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस केस में. अब नेक्स्ट है I आपका किसके इक्वल हो जाएगा, जो करंट I है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. मान लेते हैं कि R1 के क्रॉस I1 करंट फ्लो हो रहा है, R2 रेसिस्टर्स के क्रॉस I2 करंट फ्लो हो रहा है, R3 रेसिस्टर के क्रॉस I3 करंट फ्लो हो रहा है. तो I किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3. तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल टू, अब I1 क्या हो जाएगा, I1 V अपॉन R1 प्लस I2 हो जाएगा V अपॉन R2 प्लस I3 हो जाएगा V अपॉन R3. तो व्हाट वी कैन से दैट 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा. क्लियर है पॉइंट. तो जब R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, जब तीन रेसिस्टर्स क्या हो, पैरेलल में हो, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं. 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 plus 1 upon R3. This point is clear to all of you, I think. ठीक है ना, समझ में आया सबको. किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इसमें. तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा अक्रॉस द थ्री रेसिस्टर्स. करंट क्या होगा, करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, करंट जो है डिवाइडेड होगा तीनों सर्किट के क्रॉस. समझ में आ रहा है. ओके, सबको समझ में आ रहा है. किसी को कोई डाउट, देन राइट डाउन फास्ट. यस, समझ में आया ना. ओके, तो ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है. अभी तो नहीं आ रहा, पर आएगा धीरे धीरे. अभी नहीं आ रहा है क्या, इसमें क्या डाउट हो रहा है, मतलब मैं समझ में आ रहा, पर मैं समझ नहीं आ रहा. क्या क्या नहीं समझ में आया आपको. मतलब जो आप बोल रहे हो वो समझ में आ रहा है, पर मतलब साइंस में बढ़ जाए ना उसमें बाद में. अच्छा, नहीं तो ये बेसिक है आपका, इतना आपको बेसिक है ये. दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट साइंस. इलेवंथ का है कि नहीं? नहीं 11th का नहीं, 10th का. 11th भी पढ़ा है सर.
10th में भी आपने 10th में नहीं पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट में कहाँ था सर? नहीं, ऐसे ही था। सीरीज में 10th में भी है थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी उतना ही हमको बताता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में आपको 10th में भी है ये। 11th में तो इतना थोड़ी, 11th में तो काफी डिटेल में है। हाँ, ये तो बेसिक था, 11th में इतना। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपको, मेन क्वेश्चन इज दैट कि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इन अक्रॉस द रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछ देता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ देता है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कभी कभार पूछ देता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका पार्ट हो गया, और आर इक्विवेलेंट हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये दोनों के मिक्सअप कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस करा दिया क्वेश्चंस, ठीक है। हो गया ना सब लोगों को? जैसे एक दो क्वेश्चन बस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm। तो देखो आपका ये हो जाएगा करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर का, ठीक है। और 2 फ्लो 4 और ये 6 दे दो आप, 6 ओम। तो और आपका दिया हुआ है 8 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये इसका ले लो आप 2 ओम, इस तरह से रेसिस्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और वोल्टेज इसका दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका दिया हुआ है 24 वोल्ट। तो आपको फाइंड आउट करना है इसके क्रॉस जो है वो I1 करंट फ्लो है, इसके क्रॉस I1, इसके क्रॉस I2, इसके क्रॉस I3। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। I1, I2 और I3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या होंगे इसकी वैल्यूज? तो इसके क्रॉस तो अगर पूछा जाए 2 ओम के क्रॉस जो आपका करंट फ्लो होगा वो तो कितना होगा? क्लियर है ना ये पार्ट? इसके क्रॉस कितना होगा करंट? 8 एम्पियर। दिस इज क्लियर ना? ये आपका यहाँ पे डिवाइड होता है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड होगा, फिर से यहाँ पे 8 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। अगर सर्किट आपको इस तरह से दे दिया जाए और पूछा जाए कि 2 ओम के क्रॉस जो है वो करंट कितना फ्लो होगा, तो आपका 8 एम्पियर ही होगा जितना सीरीज में करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है? लेकिन अब I1, I2, I3 कितना होगा? I1 कैसे डिफाइन करेंगे? I1, I2, I3 देखो इसका रेशियो आप ले लो, ठीक है। I1:I2:I3 आप रेशियो इसका ले लो। I1 अब देखो V सब में सेम है, तो I क्या होता है? I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। दिस इज क्लियर और नॉट? I1 क्या हो जाएगा? I1 तो V तो सब में सेम है, तो I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 इज इक्वल टू V/R2 एंड I3 क्या हो जाएगा? V/R3। क्लियर है सबको? समझ में आया? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है ना? अब देखो I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 V/R2, I3 V/R3। तो I1 इज टू I2 इज टू I3 ये तीनों का अगर रेशियो अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? तो 1/R1, R1 कितना है? I1 के क्रॉस ये आपका R1 हो जाएगा, ये R2, दिस इज R3। देखो R1 है आपका 2, तो 1/2 इज टू R2 कितना हो जाएगा? 4। R2 आपको दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है, ये आपका R2 है। एंड R3 आपको दिया हुआ है 6 ओम, तो R3 6 ओम, तो दिस इज 1/6। तो क्या कर लो आप? 2, 4, 6 का एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा? 12। तो ये हो जाएगा 6:3:2। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखो करंट जो है इसी रेशियो में डिवाइड होगा, तो आपको पता है ना 6 + 3 + 2 कितना हो जाएगा? 11। तो 11 के लिए कितना एम्पियर करंट? 8 एम्पियर है, ठीक है। तो 6 के लिए कितना होगा बताइए? 11/8 × 6 एम्पियर। समझ में आ रहा है? ये कितना हो जाएगा टोटल? 6 + 3 + 2, तो 6 + 3 9 और +2 11।
11 के लिए कितना एम्पियर करंट है? 8.25 हो गया 8 एम्पियर, ठीक है। तो 6 एम्पियर 6 यूनिट के लिए क्या होगा? अगर 11 यूनिट के लिए आपका करंट कितना है? 8 एम्पियर है, 6 यूनिट के लिए करंट कितना हो जाएगा? 11/8 इंटू 6। उसी तरह से सेम है 3 एम्पियर के लिए कितना हो जाएगा? 11/8 इंटू 3 एंड 2 एम्पियर के लिए कितना हो जाएगा? 11/8 मतलब 2 के लिए 2 यूनिट के लिए 11/8 इंटू 2। आप इसको सॉल्व कर, समझ में आ गया ना सबको? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये समझ में आया सबको? रेशियो प्रोपोर्शन का है। टोटल कितना हो जाएगा? 6 + 3 + 2, तो 6 3 9 + 2 11 हो गया ना आपका 11 रेशियो। तो 11 के लिए कितना करंट है? 8 एम्पियर। तो 6 के लिए कितना निकालेंगे? 11/8 इंटू 6। 3 के लिए कितना होगा? 11/8 इंटू 3 एंड 2 के लिए आपका हो जाएगा 11/8 इंटू 2। आपका शॉर्ट ट्रिक है ये, एक तरह से कह सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का। अदरवाइज आप मान के करोगे 6x प्लस एक रेशियो आप मानेंगे 6x, दूसरा 3x और तीसरा 2x एंड 6x + 3x + 2x = 8 करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो 6 × 6x हो जाएगा 6 × समथिंग, तो x की वैल्यू आएगी 3x 3 × समथिंग, 2x आपका हो जाएगा 2 × समथिंग। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? ओके, इस पॉइंट इज क्लियर ना? इस तरह से आप जो है वो कर सकते हो। अगर इसमें पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है ना? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 24 वोल्ट। तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछा जाए तो 24 वोल्ट हो जाएगा। इसके क्रॉस कितना होगा? 2 ओम रेसिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा जी? 2 ओम रेसिस्टर्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? कैन एक्सप्लेन मी? यस, 2 ओम रेसिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना? आपका कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है? 8, ठीक है। तो आपका देख लो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा इसके क्रॉस। तो ये दोनों क्या होंगे? सीरीज में होंगे, तो इसमें 8 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा? सीरीज में डिवाइड होगा। एक मिनट आप देखो, समझो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? V1 इसके लिए अलग होगा, इसलिए कि सीरीज में आपका क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। समझिए इस बात को। इसके क्रॉस क्या हो जाएगा? V2। अब V1 + V2 होगा किसके इक्वल? 24 वोल्ट के इक्वल। तो V1 + V2 = 24 वोल्ट। समझ में आया सबको? ये होगा एक्चुअल में। ये 24 वोल्ट इंडिविजुअली नहीं होगा, ये सीरीज में हो जाएगा। अगर तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो एक सीरीज में क्या बनाएगा? रेसिस्टर्स बनाएगा, और ये भी सीरीज में है। और सीरीज में क्या होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होते हैं, यू नो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो V1 + V2 = कितना हो जाएगा? 24 वोल्ट। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? अब देखो इसके क्रॉस अगर आपको फाइंड आउट करना है, इसके क्रॉस, तो इसके क्रॉस करंट कितना जाएगा? 8। तो V = कितना होता है? I × R, तो 8 × 16। तो ये आपका V2 कितना हो जाएगा? 16 वोल्ट। तो 16 वोल्ट जब इसके क्रॉस होगा तो इसके क्रॉस कितना होगा? 8। तो मतलब 24 - 16, तो इसके क्रॉस जो होगा वो 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। 24 वोल्ट नहीं होगा, 8 वोल्ट होगा। क्लियर है सबको? तो 8 वोल्ट आपका इसके क्रॉस हो जाएगा, और इसके क्रॉस कितना होगा? 16 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया सबको? इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और करंट जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और क्वेश्चन कराने हैं? तो आई थिंक क्लियर हो गया ना? यस, सबको क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम जो है करंट किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको 2 भी अगर दे दे, यहाँ पे भी अगर दे दिया जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 और 3 और रेसिस्टर्स, तो उस केस में भी आप उसका फाइंड आउट कर सकते हैं रेसिस्टेंस, और उसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। क्लियर है ना सबको? आगे हम बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। कौन लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी? यस यस। और कोई? वेक्टर ही तो होती है। और कोई? ओके, देखो इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन नहीं होती इसकी। इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स नोन टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में जो आपको टेंसर नहीं दिया रहता है, तो इन दैट केस यू हैव टू टिक
ऑन स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऑप्शन में अगर कैंसर नहीं दिया है तो आपको स्केलर क्वांटिटी के ऊपर टिक करना है। इसलिए कि इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, एंड ऑल्सो ओबे द ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है तब वो कंप्लीटली क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मीन्स वी कैन से दैट कि दिस इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी होगा, लेकिन वो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है तो उस केस में वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंसर में क्या बोलते हैं कि हाँ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी जो है वो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसको टेंसर बोलते हैं। अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं आता एग्जाम में तो आपको क्या टिक करना है, स्केलर क्वांटिटी। इसलिए कि बहुत सारे बुक्स में भी आप देखोगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा लिखा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन एक्चुअल में ये टेंसर क्वांटिटी होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? अब देखो रेसिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो रेसिस्टिविटी हम लोग डिस्कस करने वाले थे। रेसिस्टिविटी अब इसका ऐसा यूनिट अगर आप देखोगे, रेसिस्टेंस का सबको पता है ना यूनिट, ऐसा यूनिट ओम पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट आपका हो जाएगा ओम, ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका ओम। इस तरह से लिखा रहता है, इसको बोलते हैं OHM, इसलिए कि ओम्स लॉ ने दिया था इसलिए इसका यूनिट होता है ओम। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, क्या एक्सप्लेन मी? तो देखो रेसिस्टिविटी का यूनिट कैसे निकालते हैं, तो R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। तो यहाँ से बेसिक से हमेशा चलिए, तो R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इनटू A अपॉन L। ठीक है, तो रो R का रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, A का क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, समझ में आ रहा है ना सबको? तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर इसका क्या हो जाएगा, ऐसा ही। ठीक है, तो दिस वी कैन से दैट कि रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। डायमेंशन अगर पूछा जाए, रेसिस्टिविटी का डायमेंशन होता है क्या, नो होगा, नो, इट इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर है? वी कैन से दैट डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज मीटर आप बोलते हैं लेकिन ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्चुअल में तो मीटर में कभी कभी लेंथ आपको मिल जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या रेसिस्टिविटी जो है कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अगर सेमी कंडक्टर की बात करें रेसिस्टिविटी, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस यू नो। तो कंडक्टर आपका हो जाएगा पहला, फर्स्ट नंबर इज व्हाट, कंडक्टर, सेकंड नंबर इज सेमी कंडक्टर, एंड थर्ड नंबर इज इंसुलेटर। तो कंडक्टर की अगर रेसिस्टिविटी देखें आप, रेसिस्टिविटी रो, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है सबसे, तो लेस होती है, उसके बाद मोर देन, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू मोर देन द कंडक्टर, एंड रेसिस्टिविटी इज मोर देन द कंडक्टर एंड कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ? अब देखो एलओआई की अगर बात करें, एलओआई और मेटल में रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, एलओआई और मेटल्स की हम बात करें तो इफ यू टॉक अबाउट एलओआई एंड मेटल्स, रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, तो मेटल्स की कम होगी। तो मेटल्स की रेसिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। मेटल की रेसिस्टिविटी जो है is less than the resistivity of Ly F and Y। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल
रेसिस्टिविटी ऑफ रिजर्वॉयर। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पावर पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, फिर वायर के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर, ठीक है, इस सब के बारे में, फ्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पावर जो है, फिर किलो वाट आवर किसको बोलते हैं, 1 यूनिट में पूछा जाता है, 1 यूनिट में कितना जूल होता है, ये सभी क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाते हैं। 1 यूनिट जो हम लोग डोमेस्टिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, ठीक है, आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है तो उस केस में क्या चीज़ फिक्स रहता है, व्हाट इज फिक्स्ड इन दैट केस, फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जब भी सप्लाई होता है तो उस केस में वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज तो अप और डाउन होता है, स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। इन दैट केस आपका वोल्टेज अप डाउन होता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी जो होती है एसी की, अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो उस केस में आपका क्या होता है, फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड होता है। फ्रिक्वेंसी कितना होता है, जो इंडिया में सप्लाई होते हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी हर एक जगह, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो फ्रिक्वेंसी हम फिक्स रखते हैं, बाकी वोल्टेज चेंज होता है। ठीक है, आपका फ्रिक्वेंसी जो होता है फिक्स्ड होता है, उसका कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? ओके, बाकी सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अभी पावर के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद एनर्जी से रिलेटेड जो है एनर्जी, फिर उसके बाद हीटिंग अप्लायंसेस के बारे में हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज वगैरह के बारे में, इसलिए कि उससे भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हाँ, कैपेसिटर भी पढ़ाएंगे इसके बाद। ओके स्टूडेंट, आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास।